जून 1974। ये है रोजर सोलारी, एक इंटरेस्टिंग गाय, यंग इंथुजियास्टिक केव एक्सप्लोरर। प्लस ये है एजेन ऑलिवेट केव, जहाँ रोजर सोलारी अंदर जा रहे हैं। ये केव एंट्रेंस अब हमेशा लॉक रहता है मेटल गेट से, और इसके बंद होने की वजह रोजर खुद ही है। रोजर की एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी, लेकिन एक अच्छी वजह से नहीं। अंदर घुसते ही एक स्मॉल वाइंडिंग और ट्विस्टिंग पैसेज आती है, लाइक ये कोई सांप का रास्ता हो। और आगे मेंटली टॉर्चरस पैसेज को फेस करने से पहले इन्हें अभी ये इनिशियल एक्सप्लोरेशन फेज में ये लेंदी और क्लॉस्ट्रोफोबिक पैसेज से गुजरना था। ये जगह इतना छोटा था कि इन्हें एयर टैंक को अपने आगे करके लेकर जाना था। इन्हें फिजिकल एक्सर्शन होती है और टाइट स्क्वीजेस में इन्हें क्रॉल करके आगे चलना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये इनके लिए फुल्ली एग्जॉस्टिंग था। आसान हो सकता है अगर तुम एक्सट्रीमली स्किनी वेटलेस हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो सकती है, लेकिन ये रोजर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी साइज काफी हेल्दी थी। देन इसके आगे चलने के बाद आगे एक बोल्डर चोक पॉइंट आता है, जहाँ से ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में ये रूट स्प्लिट होता है। और इंटरेस्टिंगली चारों रास्ते के अपने अलग अलग यूनिकनेस थी, अपने अपने ऑब्स्टिकल्स थे, अपनी अपनी अलग परेशानियां थी। लेकिन रोजर सोलारी जा रहा था ये सदर्न स्ट्रीम पैसेज की तरफ। ये एक दूसरा सिग्निफिकेंट रूट था, फेमस बाई इट्स डेंजरस वाटरफील्ड सेक्शन, जो कि इसे मेंटली चैलेंज करने वाला था। इसी तरह इसके करीब 4 घंटे चलने के बाद 4000 फीट ट्रेवल करने के बाद वो इस एरिया में पहुंचता है, जहां आने के लिए इन्होंने महीनों से प्रिपरेशन किया था, क्योंकि इसके आगे 4 बड़े बड़े सम्प आते हैं। बेसिकली सम्प एक केव के अंदर वाटर फील्ड सेक्शन होता है, जो कि जनरली जब बारिश होती है तो पानी वहां आकर जमा हो जाती है। और अगर छोटी सम्प हो तो लाइक डाइवर अपने सांसों को रोक कर भी पार कर सकते हैं, लेकिन ये चारों सम्प कहीं ज्यादा बड़ा था। और रोजर का प्लान था ये 4th सम्प के आगे जाने का, और ये 4th सम्प अननोन सम्प था, जहाँ हिस्ट्री में कोई भी पहले नहीं गया था। ये 5 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है। लाइक तुम एक फनल में जा रहे हो पानी के अंदर, डेंजरस ट्विस्टिंग पैसेज, कुछ पता नहीं आगे क्या आने वाला है। ऑब्वियसली इट वाजंट इजी टास्क, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एक स्लाइटेस्ट मिसहैपनिंग, मिसकैलकुलेशन इससे सारी स्ट्रेटजी को फेल करने वाला था। और जैसे ही रोजर पहले सम्प में एयर टैंक को पहनकर पानी के अंदर जाता है, बूम, वो रियलाइज करता है इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वो वापस लौट भी नहीं सकता। कट टू प्रेजेंट, ये है मार्टिन, रोजर का दोस्त, और ये उस दिन रोजर के साथ गए थे। Up on this mountain up here, I lost a very good friend, the same guy who'd been in the incident in the flooded cave where we went down the 20-foot ladder. Yeah, his body is still in the cave. वो वहां से कभी वापस नहीं लौटा, उसके स्केलेटन अभी भी वही है। Do you know the sentence, the desire to be first? ये एक लाइन ही काफी है किसी भी इंसान को ऐसे सिचुएशन में ढकेलने के लिए जिसे वो खुद ही कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनके लिए सिचुएशन बेहतर तो बिल्कुल नहीं होती। मार्टिन फार और रोजर सोलारी एग्जैक्टली इसी तरह के एक्सप्लोरर थे। मार्टिन ने बेसिकली अपनी केव डिस्कवर करने की जर्नी सिर्फ 16 साल की उम्र से शुरू किया था, जबकि रोजर का केव के साथ फैसिनेशन 12 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो दोनों अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स थे और हाईली एक्सपीरियंस थे एक्सप्लोरेशन में। उन दोनों को इस एरिया के जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और केव स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। रोजर सोलारी बहुत ही कंट्रोल्ड काम टाइप का पर्सन था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही सबसे पहले केव के अंदर जाता था और रिस्क लेता था, जबकि मार्टिन थोड़ा स्मॉल साइज में था, फास्ट और स्ट्रांग था। बेसिकली मार्टिन और रोजर दोनों इंटरेस्टेड थे इस एरिया को विजिट करने में और विजिट करके रिकॉर्ड को ब्रेक करने में, स्पेशली एजेन ऑलिवेट केव को, जो कि यूके की मोस्ट एक्सटेंसिव केव सिस्टम का पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली ये एज्यूम किया जाता है कि इस एरिया में हाइपोथेटिकली हंड्रेड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड केव नेटवर्क्स है, जो कि लाइक इतना बड़ा है कि यहाँ से अगर जाई जाए तो देश की दूसरी साइड उस गुफा से बाहर निकलेगा। लाइक इट वॉज सो इंटरेस्टिंग यू नो। और ये चीजें इन दोनों के लिए और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एक पर्सन 1971 में जॉन पार्कर, जिसने इस केव को विजिट किया था, एजेन ऑलिवेट केव सेक्शन को, और उसके केव में एंटर होने के बाद 1.2 किलोमीटर आगे चलने के बाद वहाँ 4 बड़े बड़े सम्प आते हैं। इनफैक्ट जॉन पार्कर ने 2nd सम्प तक क्रॉस भी कर लिया था, बट देयर वाज हाई रिस्क फैक्टर, वो वहां मर भी सकते थे। दैट्स वाई उन्होंने इसके बाद केव एक्सप्लोरेशन को हमेशा छोड़ दिया। बेसिकली कहे तो उन्होंने आगे का काम किसी और पे छोड़ दिया, जो शोहरत का भूखा हो, जो अपना नाम बनाने के लिए आगे जा सके। समवन लाइक मार्टिन और रोजर सोलारी, सो दोनों मिलकर एक्सपेडिशन प्लान करते हैं एजेन ऑलिवेट केव में। दोनों का ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि इतना दूर जाना है कि जॉन पार्कर भी ना गया हो, और उसमें इतना दूर जाना है कि कोई भी इसके रिकॉर्ड को फ्यूचर में ब्रेक ना कर पाए। जर्नी शुरू होता है एक लॉन्ग चैलेंजिंग पैसेज से जो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था, रफली 4000 फीट लेंथ विथ लॉट्स ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल। और तभी इसके आगे वो 4 सम्प का सेक्शन आएगा। एंड ऑफ कोर्स रास्ते बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक थे।
दोनों फुल्ली प्रिपरेशन के साथ आए थे, लाइक मल्टीपल डाइविंग सिलेंडर्स, वैरायटी ऑफ डाइविंग इक्विपमेंट्स। आगे जाते हुए पैसेज स्लोली नैरो होने लगता है। नैरोनेस में बेसिकली बहुत ही फ्लक्चुएशन आ रही थी, कभी जगह थोड़ी वाइड हो जाती तो कभी जगह कंप्लीटली नैरो हो जाती। इनफैक्ट कभी वो स्पेस इतना नैरो हो जाता कि इसके कपड़ों में स्क्रैचेज आने लगते वो पत्थर से, और वो दोनों उस सुनसान शांत एरिया में उस आवाज को सुन पा रहे थे क्लियरली। फाइनली इनके 4 घंटे ट्रेवल करने के बाद इनके सामने पहला सम्प आता है। लेकिन अब चीजें चेंज होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने पहले सिर्फ केव डाइविंग का एक्सपीरियंस लिया था, लेकिन अब इन्हें एक्सपीरियंस लेना था डाइविंग का इनसाइड केव, राइट। दोनों सम्प में एंटर होते हैं और अपनी पहले डाइव की शुरुआत करते हैं। शुरू में दोनों स्लोली और कॉशियसली ट्रेवल करते हैं ताकि इसकी इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए। एंड नाउ वो लोग पहले 250 फीट के सम्प को सेफली पार कर जाते हैं। एंड अगेन नेक्स्ट 85 फीट सम्प को भी वो सेफली क्रॉस कर लेते हैं, जो कि इनके लिए इसे क्रॉस करना रिलेटिवली इजी था, क्योंकि जॉन पार्कर भी यहाँ तक ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम अब यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसके आगे क्या आने वाला है किसी को नहीं पता था। आगे कितनी सम्प है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि इसके आगे सम्प की लेंथ रिसेंटली डिस्कवर हुई है और इन्हें तब कुछ नहीं पता था। तीसरा सम्प एक डिफरेंट बीच साइज का था, 850 फीट ऑफ अननोन वाटर पैसेज, 3 टाइम्स बिगर देन फर्स्ट सम्प। लाइक यू नो, एक ऐसी जर्नी जिसे हिस्ट्री में पहले किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। टाइट अंडर वाटर टनल में स्विम करना, लाइक यू आर ट्रेवलिंग इन ए पाइप, लेकिन उसके जैसा स्मूथ भी नहीं। नो वन नोज आगे क्या होगा, एक डेड एंड या कोई एयर पॉकेट। ऑफ कोर्स एक अननोन टेरिटरी में जाना आसान नहीं होता है। और फाइनली वो लोग थर्ड सम्प को भी क्रॉस कर लेते हैं, और इसे क्रॉस करना खुद में ही एक किस्मत की बात थी, क्योंकि इसके आगे वो ड्राई सेक्शन ना सिर्फ लंबा था बल्कि टॉर्चरस भी था। 1800 फीट का जिग-जैग पैसेज, और वहां वो लेकर जा रहे थे मल्टीपल एयर सिलेंडर, और इन्हें ये क्रॉस करने में कितना टाइम लगने वाला है कोई नहीं जानता। दोनों ही फाइनली 4th सम्प के गेट के पास आ चुके थे, और इस सम्प का लेंथ 850 फीट प्लस था। और मार्टिन का असम्पशन था कि इस सम्प के आगे कोई एयर पॉकेट होना चाहिए, और मे भी उसके आगे कोई दूसरा सम्प हो। दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और इनके पास इनफ एयर सिलेंडर भी थे। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो, ये लोग एजियन ऑलवेट केव एंट्रेंस से 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके थे, एंड स्टिल इन्हें आगे जाना था। दे वर क्रेजी। दोनों ही वहीं पर कुछ एयर सिलेंडर को रख देते हैं और कुछ एयर सिलेंडर को लेकर अंदर चले जाते हैं, जिसमें रोजर के साथ एक 400 फीट का गाइडलाइन भी था, और एडिशनली मार्टिन भी 1000 फीट का गाइडलाइन साथ में लाए थे ताकि वो पूरे पैसेज को मैप कर सके। लेकिन 4th सम्प में घुसते ही दोनों के साथ अपने अपने प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, लाइक अ डिप्रेसिंग ड्रेड। अनफॉर्चुनेटली ये सम्प पहले तीनों सम्प से एक कंसिडरेबल गहराई में था और रिलेटिवली नैरो भी था। लाइक सच में अनइमेजिनेबल था, लाइक यू आर ट्रैप्ड इनसाइड योरसेल्फ, लाइक यू आर इनसाइड इनफाइनाइटली लेंथी पैसेज जहां एक गलती की भी गुंजाइश नहीं। गाइडलाइन को लगाते हुए वो सम्प में डीपर और डीपर में जा रहे थे। इनके पास पैनिक होने का भी ऑप्शन नहीं था। दोनों शुरू में तो हाई स्पीड के साथ गए थे, लेकिन अब दोनों को अचानक से एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी फील होने लगती है। ऑफ कोर्स दोनों गिव अप नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्हें एक रियलाइजेशन हो चुका था कि इनके सिस्टम में एक मेल फंक्शन हुआ तो वो वहीं ट्रैप हो जाएंगे। और ये फियर की वजह से दोनों पैसेज में साइड बाय साइड होकर डाइव करने लगते हैं, और ये चीजें ये पहली बार कर रहे थे। और ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अगर किसी को भी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो एक दूसरे को तुरंत सपोर्ट दे सके। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि इसके इस तरह डाइव करने से इसके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते थे इस छोटी सी पैसेज में। 400 फीट जाने के बाद रोजर का गाइडलाइन खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद मार्टिन अपने गाइडलाइन को रोजर के गाइडलाइन से बांध देते हैं। और फिर रोजर और गहराई में जाते हैं तो इसके साइनस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और मार्टिन भी इसके बारे में जानते थे कि रोजर के साथ ऐसा होना नॉर्मल है। प्लस मार्टिन को यह भी पता था कि रोजर का एयर सप्लाई टैंक स्लाइटली इसके टैंक से छोटा है, तो मार्टिन रोजर को सिग्नल देता है कि तुम वापस लौट जाओ यहीं से, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और ये कहकर मार्टिन अकेले और आगे की तरफ जाने लगते हैं। मार्टिन पैसेज में कंटिन्यू डाउन की तरफ जा रहे थे, और फिर इसे रियलाइजेशन होता है कि इसके एयर सप्लाई भी 1/3 से एक्सीड कर गया है, यानी इसको भी अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मार्टिन क्यूरियस था और इसे क्यूरियोसिटी से आगे लेकर जा रही थी। बेसिकली मार्टिन ने केव डाइविंग के कॉन्सेप्ट या फिर क्या एक रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक कर दिया था। इन जनरल ये रूल में टोटल एयर सिलेंडर सप्लाई में से 1/3 डेस्टिनेशन तक अंदर जाने में यूज किया जाता है, और दूसरा 1/3 डेस्टिनेशन से वापस लौटने में यूज की जाती है, और रिमेनिंग 1/3 रिजर्व रखी जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन मार्टिन इसको ब्रेक कर चुके थे। वो कंटिन्यू नीचे गहराई की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इसे लग रहा था कि आगे 50 फीट में कोई एयर पॉकेट मिलेगा जहां वो ब्रीफली रेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। और फिर वो जैसे ही अपनी गहराई से 3 फीट ऊपर आगे की तरफ जाते हैं, वहां कोई एयर पॉकेट नहीं था। वहां हार्ड रॉक की सीलिंग थी, वो रास्ता बंद था। वो पैनिक होने लगते हैं, वो अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इनके आई साइड ब्लर होने लगते हैं, वो खुद को ट्रैप फील करने लगते हैं, और इन बोल्ड डिसीजन वो राइट की तरफ टर्न ले लेते हैं वहां एयर पॉकेट खोजने की उम्मीद में। वो राइट में एक दूसरी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और इनके पास यही ऑप्शन था खुद को डूबने से बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस भी इनके लिए नैरो होने लगती है, और फिर इन्हें लगने लगता है कि ये स्पेस भी खत्म हो जाएगी, आगे डेड एंड आ जाएगा।
लेकिन मार्टिन के पास इतना एयर नहीं बचा था कि वो ये रिस्क ले सके और वो अर्जेंटली प्रिपेयर होने लगते वापस लौटने के लिए। और जैसे ही वो प्रिपेयर हो रहे थे वापस लौटने के लिए, वो देखते हैं कि रॉजर इसके सामने है। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में वहां रॉजर भी एयर पॉकेट को खोज रहे थे। मार्टिन सरप्राइज था ये सब देखकर और वो रॉजर को इंडिकेट करता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, आगे कोई रास्ता नहीं, आगे का रास्ता ब्लॉक है। वो पैनिक में एक बार में कहीं ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे। इस डीपेस्ट पॉइंट में इनके पास क्रिटिकली लो एयर सप्लाई थी। दोनों इस सब में 70 फीट डेप्थ में थे, जो कि सब्सिक्वेंटली इंटेंसिफाई कर देता है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को। वो दोनों इस गहराई के अंदर अपनी आजादी से बहुत दूर थे। मार्टिन रॉजर से आगे थे और वो तेजी ऊपर की तरफ वापस लौट रहे थे और वापस लौटते हुए इसके हेड में एक तेज शार्प दर्द हो रहा था। सिम्टम जो ऑफन देखने को मिलते हैं, रैपिड चेंज इन प्रेशर इन द फिजिकल एक्सर्शन ऑफ केव डाइविंग। वो पीछे नहीं देख सकते थे कि रॉजर इसके कितना पीछे है, और अगर वो पीछे छूट गया तो वो पीछे जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इस क्रिटिकली लो एयर सप्लाई के साथ इसे अकेला ही ऊपर जाना होगा। और फाइनली मार्टिन सरफेस पे पहुंच जाता है। आने के बाद मार्टिन को वहां एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, लेकिन वो वहां खड़े होकर शॉक में थे। इसके माइंड धीरे धीरे सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हैं और इन्हें एहसास होने लगता है कि इसका पार्टनर रॉजर इसके साथ नहीं आया। मार्टिन का इमीडिएट रिस्पॉन्स यही था कि वो रॉजर का यही इंतजार करे, और ये इनका म्यूचुअल डिसीजन था कि अगर कोई भी अंदर रह गया तो दूसरा पर्सन अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर में इंतजार करेगा। वो अंदर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालेगा, क्योंकि पहले भी रॉजर मार्टिन के लिए भी इसी तरह से वेट करते थे। इन्होंने इससे सीखा था पेशेंस और होप रखना ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में भी। और ये मार्टिन के इसके वेट करने का पीरियड इसके लिए बहुत ही डरावना था, विद इंटेंस एंग्जाइटी एंड कंटेम्पलेशन, क्योंकि मार्टिन बस रॉजर के पोटेंशियल आउटकम के बारे में सोच रहे थे कि आखिर में क्या हुआ होगा उनके साथ। वो वेट करते हुए वहां क्लोजली वाटर सरफेस को नोटिस कर रहे थे कि इसमें कोई इंडिकेशन नजर आ जाए, लाइक कि कोई गाइडलाइन में हल्का सा मूवमेंट हो जाए। लेकिन केव का पानी पूरा स्टिल था, शांत था, और वो पानी इसे सिर्फ बुरा होने का संकेत दे रहा था। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी एज एक्सपेक्टेड रॉजर केव से वापस नहीं आता। तो फिर मार्टिन खुद एक दूसरे एयर टैंक को लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ आना ही डेंजरस था, क्योंकि इनके पास जो एयर सप्लाई बचा था इससे इन्हें 3 सम क्रॉस करना था बाहर जाने के लिए, और क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल हेल्प भी नहीं आने वाली थी। वो अंदर जाते हुए गाइडलाइन को खींचकर देख रहे थे कि वो गाइडलाइन टाइट है भी या नहीं। वो नोटिस करते कि लाइन पूरी खाली है, इसमें जरा भी टेंशन नहीं है, बीच में इस लाइन किसी चीज से भी बंधा नहीं है, जबकि इसे टाइट होना चाहिए था। और फिर मार्टिन और आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि 460 फीट मार्क पे वो लाइन कटा हुआ है, जो कि प्रोबेबली नाइफ से काटा गया था। शायद रॉजर ने उस लाइन को काटा होगा, और इससे यही कंक्लूजन भी निकल रहा था कि रॉजर प्रोबेबली बाहर निकलने के लिए इधर आ रहे होंगे, और शायद उस रस्सी से वो बंध गए होंगे, फंस गए होंगे उसमें, और फिर उसके फ्री होने के डिस्परेट अटेम्प्ट में इसके पास कोई चॉइस नहीं होगी, और फिर उसने उस नाइफ से गाइडलाइन को काट दिया होगा। इसी सब के बीच में अंदर की पानी सिल्टेड हो गई होगी, यानी विजिबिलिटी नहीं होगी, एंड एज ए रिजल्ट वो रास्ता भुला गए होंगे। वो सेंस नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सा डायरेक्शन बाहर जाने का है, और मे भी वो शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए होंगे, और शायद उससे भी बुरा उसके पास एयर सप्लाई खत्म हो गई होगी। मार्टिन ये सब समझने के बाद रॉजर की बॉडी की तलाश करना वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके पास इतना एयर नहीं बचा था। वो सब कुछ छोड़कर विद हैवी हार्ट वो केव से बाहर आ जाते हैं अकेला। एंड फॉर्चुनेटली रिमेनिंग एयर सप्लाई से मार्टिन सक्सेसफुली वो रिमेनिंग 3 सम को भी क्रॉस कर लेते हैं और एज एन ऑलवेट केव से बाहर आ जाते हैं। वहां की अथॉरिटी को इन्फॉर्म की जाती है, और नेक्स्ट डे 10 मोस्ट एक्सपीरियंस डाइवर वहां आ जाते हैं रॉजर की बॉडी को लोकेट करने के लिए, इंक्लूडिंग मार्टिन, और उसमें वो फॉर्मर केव डाइवर जॉन पार्कर भी शामिल थे। इनका ऑब्जेक्टिव था पूरा डीप 4 सम के एंड तक जाना, लेकिन 3 दिन तक लगातार खोजने के बाद रॉजर का बॉडी वहां नहीं मिलता है, और उन सभी के लिए भी वो एरिया बहुत ही रिस्की था, और ये सब कुछ समझकर वो सर्च को वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि आखिरी मोमेंट में रॉजर के साथ क्या हुआ था। एंड ये सिर्फ एज्यूम ही किया जा सकता है, इसके मल्टीपल अजम्पशंस है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सोची जा सकती है, बट किसी की भी श्योरिटी नहीं है। 1986 इसके 12 साल बाद 2 डाइवर्स अगेन वहां जाते हैं 4 सम के डीप सेक्शन में अपने लिमिट को पुश करते हुए, एंड देन फाइनली उस सम के 720 फीट के मार्क पर रॉजर का बॉडी वहां मिलता है। बट अगेन वहां तो सिर्फ जाना ही चैलेंजिंग था, एंड दैट्स वाई रॉजर को बॉडी को वहां से लाना नियरली इम्पॉसिबल हो गया था। सो उसके बॉडी को वहीं छोड़ दिया जाता है हमेशा के लिए, और फिर पहले सम के एंट्रेंस के पास एक प्लैक लगा दिया जाता है रॉजर के याद में। और इंटरेस्टिंग चीज पता है, इसके 2 साल बाद फिर 2 डाइवर वहां जाते हैं 4 सम के एंड तक, जहां मार्टिन एयर पॉकेट को खोज रहे थे। इनफैक्ट वहां उन्हें वो एयर पॉकेट मिलता भी है, और फिर इसके बाद इस चेम्बर का एक नाम रख दिया जाता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। शायद उसने मार्टिन इसके और आगे इसी नैरो एरिया में जाते तो शायद रॉजर की जान बच सकती थी, बट नाउ इट्स टू लेट। इस डाइव एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी गलतियां हुई थी, लाइक उस दिन मार्टिन शायद उस रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर लेते तो आज शायद रॉजर जिंदा होता।
लेकिन मार्टिन ने इसे एक चीज सीख लिया था और वो आगे से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अब रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक नहीं करेगा। और फिर इसकी वजह से इसके सेवरल डेकेड तक मार्टिन की डाइविंग कैरियर सक्सेसफुली चलती है। वो इस रूल को थ्रू आउट अपने डाइविंग कैरियर में इसको फॉलो करते हैं एंड दैट्स व्हाई मार्टिन अब ग्लोबल डाइविंग कम्युनिटी में लेजेंड माने जाते हैं।